तो देखिए, वॉर जोन के जो हालात हैं उसे देखकर लगता बिल्कुल नहीं है कि युद्ध अभी खत्म होगा और ऐसे में G7 की बैठक बेहद अहम है। समिट का जो एजेंडा है उसके जरिए ये समझाते हैं आपको कि आखिर क्यों नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात आज हो रही है। यहां पर आप देखिए, सत्र की जो थीम है वो क्या है? यूक्रेन युद्ध। फोकस किस पर होगा? रूस, जो कि जाहिर सी बात है 2014 में उसको अलग किया गया था। और जो लोग यहां पर शामिल हो रहे हैं वो एंटी रूस फ्रंट के बताए जाते हैं, माने जाते। संदेश क्या है? हमले के खिलाफ एकजुटता। समीर। बिल्कुल, और हमले के खिलाफ एकजुटता तो दिखाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि G7 के मंच पर G7 सदस्य देश जो मौजूद हैं वो सीधे सीधे किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, किस तरह से रूस के खिलाफ हैं, ये तो हमने देखा ही। सत्र की थीम कूटनीति और सुरक्षा, फोकस इंडो पैसिफिक रीजन, संदेश विस्तारवादी चीन की दादागिरी ना मंजूर है, यानी रूस के साथ साथ चाइना को भी बहुत सख्त संदेश देने की कोशिश। बिल्कुल, तो तमाम अलग अलग जो सेशंस हो रहे हैं उनमें क्या थीम होगा? अब देखिए, एक और जो सेशन है सत्र की थीम क्या होगी? आर्थिक भरोसा और सुरक्षा को लेकर बात होगी। फोकस क्या होगा? यहां पर चीन को लेकर फोकस होगा। संदेश क्या होगा? आर्थिक महाशक्ति का नया विकल्प तलाशने की कोशिश की जाएगी। समीर। बिल्कुल, तो G7 से क्या बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, इस पर हमारी नजर होगी। और अलग अलग जो सत्र हमने आपको दिखाए, 3 सेशंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मौजूदगी रहेगी। समिट के नतीजे जो साफ नजर आ रहे हैं, अब रूस से कोई समझौता नहीं, ये तो क्लियर मैसेज, साफ संदेश नजर आ ही रहा है। चीन को हद में रहना होगा, ये एक सख्त मैसेज ड्रैगन मुल्क को भी G7 से दिया जाएगा। इसके अलावा माइनस रूस चीन एक वैश्विक गठजोड़ भी बनाने की कोशिश साफ तौर पर नजर आ रही है। करुणा। बिल्कुल, और देखिए हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े उनका हम आपसे परिचय करा दें। प्रसून शर्मा है हमारे साथ, जो कि चाइना अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल SVP सिंह सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। महेश सचदेवा जी हमारे साथ पूर्व राजदूत हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। और साथ ही साथ सीधा मॉस्को का हम रुख करते हैं, जहां पर मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि वहां पर क्या हलचल है। देखिए मनीष, जो बात समझ में आ रही है, किस तरह से तमाम अलग अलग सत्र का हम जो जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा फोकस रूस पर होगा, एक बड़ा फोकस चीन पर होगा, जो लगातार रूस के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मॉस्को में क्या हलचल है? मॉस्को में क्या गहमा गहमी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए मॉस्को लगातार G7 के इस सम्मेलन पर नज़र बनाए हुए है और मॉस्को का अपना एक पर्सपेक्टिव भी है G7 को लेकर। मसलन कि G7 देश, उन्हें समझ में आ रहा है कि ये एंटी रूस एक फ्रंट बन रहा है, सिवाय वहाँ पर कि भारत जैसे देशों की मौजूदगी ही मॉस्को के लिए थोड़ी राहत की बात है। लेकिन अगर आप देखें कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, तो सोचिए एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें रूस नहीं होगा, चीन नहीं होगा, मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश नहीं होंगे, ईरान नहीं होगा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश उसको सहमत नहीं होंगे। तो क्या आज की तारीख में सच में जो ताकत है वो G7 कंट्री के पास बची है दुनिया को चलाने के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, पिछले साल जब म्यूनिख में G7 सम्मेलन हुआ था, मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने पुतिन का मजाक उड़ाया था। कुछ हफ्ते के बाद बोरिस जॉनसन कुर्सी पर नहीं रहे, पुतिन बने हुए हैं। और उसके बाद इस G7 सम्मेलन में भी पुतिन या रूस पर ही अगर आप कहें तो सारा केंद्र रहेगा बातचीत का। तीसरी बात, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की वहां जाएंगे, एक पीस प्रपोजल लेकर जाएंगे। अब उस पीस प्रपोजल का क्या होगा जिसमें रूस ही शामिल नहीं होगा? तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। बिल्कुल, और जेलेंस्की का वहां पर मौजूद होना, उसमें हिस्सा लेना ही अपने आप में रूस के लिए कई सारे सवाल खड़े कर देगा, ये भी हम समझते हैं। और देखिए इस वक्त हिरोशिमा में G7 पर एक बड़ी खबर आ रही है। समिट में जेलेंस्की रखेंगे नया शांति प्रस्ताव, रूस को शांति विरोधी बताकर प्रस्ताव पर चर्चा होगी। समिट का रूस यूक्रेन युद्ध पर फोकस रहेगा। तो देखिए कहीं ना कहीं इस युद्ध की छाया G7 की इस बैठक पर भी नजर आने लगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, हिरोशिमा परमाणु अटैक पर रूस की मांग। हिरोशिमा में अमेरिका माफी मांगे, जबकि व्हाइट हाउस की ओर से पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि हम हिरोशिमा हमले को लेकर किसी तरीके का खेद प्रकट नहीं करेंगे। तो देखिए, हिरोशिमा परमाणु अटैक पर रूस ने एक मांग की है। मांग ये है कि अमेरिका, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, जो कि खुद इस वक्त हिरोशिमा में ही मौजूद हैं,
G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए हिरोशिमा पर परमाणु हमले को लेकर के। तो ये भी एक अलग ही मुद्दा है। हमने देखा भी कि किस तरीके से हिरोशिमा मेमोरियल पर G7 के जो नेता है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो जब पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तो उस दौरान दिलचस्प तस्वीर ये कि जिस अमेरिका ने हमला किया वही वॉर मेमोरियल पहुंचा वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। सिंह साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ये बात तो सबको पता है कि जापान में जो सबसे बड़ी तबाही न्यूक्लियर अटैक करके की किसी ने, तो वो अमेरिका ही था। और अब रूस ने जो नई मांग की है, जो बाइडेन अमेरिका को माफी मांगनी चाहिए हिरोशिमा में परमाणु अटैक करने को लेकर, ये तो कहीं से भी संभव नजर आता नहीं है, क्योंकि व्हाइट हाउस पहले ही कह चुका है कि हम ऐसा कोई खेद प्रकट नहीं करने वाले। ये पोस्टरिंग, पॉलिटिकल पिक्चराइजेशन कर रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, जबकि अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किया, एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा पे, उस समय जापान लड़ाई के हालात में ख़त्म हुआ था और कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी कि लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक एटम बॉम्ब इस्तेमाल किया जाए। ये अमेरिका ने इसलिए इस्तेमाल किया कि जो उसकी साइंटिफिक एडवांसमेंट हुई थी इन वेपन सिस्टम के, उसको टेस्ट करना चाहते थे और एक बहुत बड़ी कीमत विश्व में न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर पड़ गई है कि इसका क्या डेंजर है, और अमेरिका इसका बोझ अपनी इतिहास में आगे बढ़ाता रहेगा। और ये मांग हमेशा रहेगी कि अमेरिका माफ़ी मांगे, और क्यों नहीं, ऐसा डिस्ट्रक्शन करना ये विश्व में कभी बिल्कुल सिंह सर, और 1 लाख से ज्यादा लोगों की बेगुनाहों की मौत होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही थी जो 1945 में पूरी दुनिया ने देखी थी। एक और बड़ी खबर क्या है, यह आप जानिए। वॉर जोन से बाखमुट में वैगनर ग्रुप पर यूक्रेनी ब्रिगेड का बड़ा हमला हुआ। आर्टिलरी फायरिंग में वैगनर लड़ाकों के ठिकाने तबाह हो गए। यूक्रेन ने बाखमुट में तेज किया है काउंटर अटैक।